Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on my class KT Sir English app and KT Sir English YouTube channel. दोस्तों, today we are going to discuss a new topic. You can see on the panel Alexander's Feast or the Power of Music. This poem was written by John Dryden. It is, you can say, dedicated to music. मैं आपको इस पोएम के बारे में शुरू से पूरा बताता हूं, क्या पोएम है, क्यों क्यों लिखी गई है, क्या रीजन है. देखिए आप लोग, ये जो अलेक्जेंडर्स फीस्ट है, इसका एक टाइटल और है द पावर ऑफ म्यूजिक, और इस चीज पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों. द पावर ऑफ म्यूजिक. दिस पोएम वॉज रिटन बाय जॉन ड्राइडन. ये जॉन ड्राइडन ने लिखी. दिस वॉज रिटन बाय जॉन ड्राइडन एंड जॉन ड्राइडन जो थे ये रिस्टोरेशन एज के थे, नियो क्लासिकल एज के ये पोएट थे. बहुत ही गजब के पोएट थे. उस एज में ये पोएट लॉरेट भी रहे, राष्ट्र कवि रहे. 1668 में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया. बहुत लर्नेड पर्सन थे, द मैन ऑफ लेटर्स थे, है ना. और ये थोड़ा सा इनको नेगेटिव भी कहा जाता है कि ये टर्न कोट थे, ये दल बदलू थे, अपॉर्चुनिस्ट थे. ये कभी रिपब्लिकन रहे, कभी ये जो है वो मोनार्की की तरफ थे, कभी ये पुरिटिन थे, तो कभी फिर ये कैथोलिक बन जाते हैं. बट ये एडजस्ट करते थे और इनका बहुत लंबा टाइम रहा और ये पूरी एज को इन्होंने रिस्टोरेशन एज को डोमिनेट किया. और ये इसको इसी वजह से रिस्टोरेशन एज को जो 1660 से 1700 तक चलती है, उसको द एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है. जो जॉन ड्राइडन साहब हैं, इनके बारे में आपको मैंने एक पहले पोएम डाल रखी है, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे. वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि इनका जो बर्थ था वो 9 दिसंबर 1631 को हुआ और इनकी जो डेथ थी वो 1700 में रही. तो बहुत लंबा टाइम था इनका. और ये जो 1660 1700 है, रिस्टोरेशन एज, इस एज के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमिनेंट जो है वो पोएट रहे हैं. 1660 1700 तक ये पोएट लॉरेट भी रहे, है ना. ये पोएट लॉरिएट रहे, ये वहाँ के जो थे वो मेन कवि रहे, राष्ट्र कवि रहे, या आप ये कह सकते हैं. और अगर इनके बारे में बात करें हम लोग दोस्तों, तो इन्होंने जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, इन्होंने पोएम्स लिखी, इन्होंने ड्रामाज लिखे, इन्होंने जो है वो सटायर लिखे. बट हम बहुत ज़्यादा बातें जॉन ड्राइडन पे नहीं करेंगे. अगर आपको इनके बारे में समझना है, सीखना है, तो मैंने एक पोएम पहले और पढ़ाई थी, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे. वहाँ इनके बारे में पूरी बातें बताइए, वो आप वीडियो एक बार देख लेना, जो इस पोएम को समझने में भी आसानी रहेगी. 1683 में इस पोएम से रिलेटेड घटना होती है. लंदन में एक सोसाइटी बनाई जाती है, लंदन म्यूजिकल सोसाइटी. लंदन म्यूजिकल सोसाइटी जो पहले बन गई थी, बट उस लंदन म्यूजिकल सोसाइटी ने 1683 में ये तय किया कि जो सेंट सिसिलिया है, सेंट सिसिलिया जिनका बर्थ 22 नवंबर को आता है, जो अभी कुछ पिछले दिनों गया है, 22 नवंबर, वो एक देवी थी म्यूजिक की, है ना. शी वॉज पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक. इन्हें पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है. इस पर क्वेश्चन बनेगा, पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक. इनको पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक, ये म्यूजिक की संरक्षिका कहा जाता है, म्यूजिक की देवी इन्हें कहा जाता है, संत कहा जाता है. एंड शी वॉज इन्वेंटर, ये इन्वेंटर थी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन. ये ऑर्गन की इन्वेंटर थी. इन्होंने जो चर्च में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन, जो कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए उस पर संगीत बजाए जाते हैं, तो ये उसको इन्वेंट करने वाली थी.
और इनको म्यूजिक की देवी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ भगवान को जो है वो डिवोट कर दी थी। शी रिमेन्ड वर्जिन, ये वर्जिन रही। इन्होंने अपने हस्बैंड को भी अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं की। ये कहती थी कि भाई मेरी वर्जिनिटी जो है वो ईश्वर के लिए है, और इसलिए इनको सेंट का दर्जा दिया गया। बाद में जॉन ड्राइडन ने इसको इस चीज़ से जोड़ा कि भाई इन्होंने म्यूजिक को बहुत कुछ दिया है, तो ये म्यूजिक की देवी हैं। और ये जो पूरी पोएम आप पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं म्यूजिक को ही डेडिकेटेड है। अलेक्जेंडर फीस्ट जो पोएम है, हुआ क्या था कि ये चूंकि पोएट लॉरेट थे जॉन ड्राइडन, तो 1683 में जब लंदन सोसाइटी जो म्यूजिकल सोसाइटी थी उन्होंने तय किया कि भाई हम लोग जो है वो हर साल सेंट सिसिलिया को डेडिकेट करने के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। तो इसकी शुरुआत 1683 में हुई, और बाद में 1687 में फर्स्ट टाइम जॉन ड्राइडन ने ये डेट, ये सन याद रखना आप, जॉन ड्राइडन ने सेंट सिसिलिया के ऊपर एक बहुत खूबसूरत पोएम लिखी जिसका नाम था ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डेज, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। ये इन्होंने लिखी 1687 में। फिर इसके 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद 1697 में इसको जॉन ड्राइडन को फिर इनके फ्रेंड्स ने कहा, सोसाइटी ने कहा कि लंदन सोसाइटी जो म्यूजिकल सोसाइटी थी कि भैया आप एक और लिखो, एक और गीत लिखो, एक और ओड लिखो। तो इन्होंने फिर एक ओड लिखा, पहले वाला भी ओड था, फिर इन्होंने एक ओड लिखा और ये लिखा अलेक्जेंडर्स फीस्ट। अलेक्जेंडर्स फीस्ट जिसका फुल टाइटल है अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक एड ऑन इन ऑनर ऑफ सेंट सिसिलिया। सेंट सिसिलिया के सम्मान में दिया गया एक ऑनर के रूप में इन्होंने एक कविता यहाँ पर जो है वो ओड लिखा। ये एक ओड है ना, ये एक ओड है। ओड में भी थोड़ा देखें तो ये पिंडरिक ओड है। जो पिंडर थे ग्रीक पोएट थे, बहुत पुराने 5th BC के पोएट हैं, उन पिंडर ने जो है ये शुरुआत करी थी और पिंडरिक ओड कहा जाता है। ये प्रॉपर पिंडरिक ओड तो नहीं है, इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा चेंज किया है इसके अंदर, तो इरेगुलर पिंडरिक ओड है या सूडो पिंडरिक ओड है। ये इरेगुलर पिंडरिक ओड है। ओड के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर भी थोड़ा देख लीजिए। ये किसी एक पर्सन को, किसी एक इवेंट को एड्रेस करने के लिए, उसको इलाबोरेट करने के लिए लिखा जाता है। इसमें डायरेक्ट एड्रेस अपोस्ट्रोफे का यूज होता है। ये एक लिरिकल पोएम होती है, लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है। इसमें पिंडर के साथ देखा जाए तो 3 अलग अलग स्टेंजाज में डिवाइड होती है। मतलब स्टेंजा बहुत सारे होते हैं बट 3 प्रकार होते हैं, स्ट्रफी, एंटी स्ट्रफी और एपोड उसके अंदर होता है, ठीक है ना। और ये उसके ऊपर ही चीज लिखी गई है। और स्टेंजा इसमें भी यूज किए गए हैं। इसमें भी देखना कोरस है ना, और खूब सारे स्टेंजाज हैं, बहुत सारे स्टेंजा हैं। आप इस पोएम में देखें अगर एलेक्जेंडर फीस्ट में, तो देर आर 7 स्टेंजाज। यहाँ 7 स्टेंजाज हैं। हर स्टेंजा के लास्ट में एक कोरस है। उस कोरस को अगर आप रिपीट करते हैं और कोरस को काउंट करते हैं डबल बार रिपीट करके, तो इसमें टोटल 180 लाइंस बनती हैं। और अगर कोरस को रिपीट नहीं करते हैं तो इसमें 140 लाइंस बनती हैं। टोटल 7 स्टेंजाज हैं। इसको लिखने का जो स्टेंजा फॉर्म है वो कोई फिक्स नहीं है, ये वेरिएड स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है। कई लाइन इसने कोशिश की है हेरोइक कपलेट में, लेकिन उसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है हेरोइक कपलेट में, यहाँ आयम्बिक ट्राईमीटर भी है, यहाँ आयम्बिक डाईमीटर भी है। राइम स्कीम को भी इसने कुछ पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। बहुत अलग वेरिएड स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। तो और हर स्टेंजा में नंबर ऑफ लाइन्स अलग अलग हैं, मीटर अलग अलग हैं, राइम स्कीम्स अलग अलग हैं। बिल्कुल लिबर्टी रखी है। थोड़ा कॉपी किया है पिंडर को, बट बहुत इरेगुलर लिखा है ना। कहीं कोई रूल उसको फॉलो नहीं किया, बट फिर भी चूंकि न्यू क्लासिकल एज का था तो इसने काफ़ी कुछ फॉलो भी किया है, बट ओड को इसने प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये पिंडरिक ओड बोलेंगे, लेकिन इरेगुलर है। लाइंस इसमें जो है फिक्स नहीं है। अगर कोरस को डबल रिपीट करते हैं तो इसमें 180 लाइन्स हैं, है ना, 180 लाइन्स हैं इसके अंदर। और अगर वैसे देखा जाए तो 140 लाइन्स इसके अंदर हैं। यहाँ पर 7 स्टेंजाज हैं दोस्तों। कितने स्टेंजाज यूज किए गए हैं इसके अंदर? 7 स्टेंजा जो है वो यहाँ यूज किए गए हैं। तो ये इस पूरी पोएम के बारे में बात है ना। बहुत अच्छी पोएम है। खूब इसमें एलिट्रेशन यूज किए गए, भर भर के एलिट्रेशंस हैं, खूब एलिट्रेशंस यूज किए गए हैं, खूब इसमें रिपीटिशन यूज किए गए हैं,
रिपीटिशन बहुत है, बहुत म्यूजिकल लिरिकल पोयम है। आपको इस पोयम को पढ़ने में सुनने में बड़ा आनंद आने वाला है, एंजॉय करने वाले हैं आप लोग। तो हम बिना ज़्यादा देरी के हम कोशिश करते हैं इस पोयम को शुरू करने की, और आपको आई कैन अश्योर यू एंड आई एम कॉन्फिडेंट, जिस तरह से हमने मेहनत की है आप लोगों के लिए, ये पोएम डेफिनेटली आपको खूब मज़ा आएगा, एस्थेटिक सेंस देगा, आप उस म्यूज़िक को फील कर पाएंगे, आप इमेजिनेशन कर पाएंगे, आपके दिमाग में वो विजुअल इमेजरी बनेगी, ऑडिटरी इमेजरी बनेगी, म्यूज़िक को डेडिकेटेड है, ठीक है ना। इस पोएम के बारे में जो इसका सेकंड पार्ट उसने बताया है कि इस पोएम में जो कैरेक्टर्स हैं, अगर उनकी बात करें, थोड़ा सा बता दूं अगर आपको मैं, तो यहाँ ये अलेक्जेंडर एक कैरेक्टर है जो, अगर हम बात करें तो ये अलेक्जेंडर जो है ये किंग ऑफ ग्रीक, जो ग्रीस है वहां के किंग हैं, ये लॉर्ड ऑफ एशिया हैं, जो ग्रीस में मैसिडोना वहाँ के राजा हैं। इनके फादर का नाम फिलिप है, इनकी मदर का नाम जो है वो ओलंपिया है। इसको आप याद रखें, फादर का नाम फिलिप है, मदर का नाम ओलंपिया है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो जुपिटर है उनके बेटे हैं, जो मिथोलॉजी है वो ये कहती है कि ये जौ के बेटे हैं। एक बार जौ ड्रैगन के रूप में पृथ्वी पर आए ओलंपिया की खूबसूरती को देख करके, और उनके साथ इनका यूनियन हुआ, मिलन हुआ, ठीक है ना, और उनके मिलन से एक बच्चा पैदा हुआ, वो अलेक्जेंडर है। तो कहीं ना कहीं ओलंपिया और जौ का बेटा ऐसा भी माना जाता है। ये फरो ऑफ इजिप्ट भी है, किंग ऑफ किंग्स हैं, है ना, ये गॉड सन है ना, गॉड सन है ये जुपिटर के, इसको जौ भी कहते हैं, इसको जुपिटर भी कहते हैं, इसको ज्यूस भी कहते हैं, ठीक है ना। इनके ये बेटे माने जाते हैं दोस्तों। फिर आगे देखिए, एलेजेंडर के साथ ये कहानी जो है थोड़ी इस तरह से, कहानी को एक बार आपको सुन लेना चाहिए। एलेजेंडर जो है वो बहुत हिस्टोरिकल एक अल्यूजन है, हिस्टोरिकल एक कैरेक्टर है। कहा जाता है कि एलेजेंडर जो थे उन्होंने पूरे विश्व को जीता, और एक बार वो या पर्सिया, जिसको हम फारस कहते हैं, ईरान जो आज के ज़माने में है, वहाँ ये लड़ने गए, और जब ये लड़ने गए तो इन्होंने वहाँ के राजा डैरियस थर्ड, जो डैरियस थर्ड थे, उनको इन्होंने हराया, जो पर्सिया के किंग थे, पर्सिया के किंग थे डैरियस थर्ड, उनको इन्होंने वहाँ लड़ाई में हराया। और उस हराने के उपलक्ष्य पर, उस मौके के ऊपर, अकेजन के ऊपर इन्होंने एक फीस्ट दी एलेजेंडर ने, और ये उसी फीस्ट का दृश्य है। उस फीस्ट में एलेजेंडर बैठे हैं, उनके साथ उनकी बिलव्ड, जो इसको आप थाइज भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और थेइज भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, थेइज या थाइज दोनों ही प्रोनाउंसिएशन मिलते हैं, तो मैं इसको अब थाइज बोल रहा हूं, वैसे थेइज भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो थेइज उसकी बिलव्ड है, जो उसके साथ युद्ध भी लड़ती है, और उसके साथ उस समय भी वहां पर थी। और थेइज और ये दोनों जो है वहाँ एक थ्रोन पर, सिंहासन पर, इंपीरियल रॉयल सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और वहाँ पर एक जो प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर खूब मौज मस्ती हो रही है, गाना बजाना हो रहा है, वहाँ शराब परोसी जा रही है, खूब बढ़िया खाने परोसे जा रहे हैं, और एलेजेंडर अपने थेइज के साथ वहाँ बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर एक कवि को बुलाते हैं जिसका नाम है टिमोथियस। टिमोथियस एक पोएट हैं, जो जिनको वहाँ संगीत गाने के लिए, गीत गाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए बुलाया गया है टिमोथियस को। ये कहते हैं कि एलेजेंडर के बार्ड थे, या ये उनको बुलाया गया था, ऐसा भी कह सकते हैं, संगीत देने के लिए। बहुत फेमस संगीतकार थे उस समय के, ग्रीक के सबसे महान संगीतकों में से उनको माना जाता है। ये संगीत देने के लिए वहाँ पर आए, सुनाने के लिए आए। तो वहाँ इन्होंने एक बहुत ही अलग समा बांध दिया। एलेजेंडर जो कि पूरे विश्व का योद्धा था, उस विश्व के योद्धा को इन्होंने अपने संगीत की नोट से, संगीत की धुनों से मोहित कर दिया, मैसमराइज्ड कर दिया, और उनको जो है मैनिपुलेट कर दिया अपने म्यूजिक से। कभी उनके अंदर घमंड, प्राइड पैदा कर दिया, तो कभी उनके अंदर जो है फिर पिटी पैदा, दया पैदा कर दी। फिर पिटी मेल्ट्स द माइंड इनटू लव, फिर पिटी को इन्होंने लव में चेंज कर दिया थे इसके लिए। और फिर उसके बाद रिवेंज,
रिवेंज फॉर बर्निंग द पर्सिपोलिस, जो पर्शिया की जो कैपिटल थी पर्सिपोलिस, उसको जलाने के लिए रिवेंज की भावना पैदा कर दी। ठीक है ना, तो गजब का कमाल किया टिमोथियस ने, और अलेक्जेंडर को मतलब ऐसे उसके इमोशन के साथ खेलने लगा, म्यूजिक जो है इमोशन के साथ खेलने लगा। तो यह म्यूजिक की पावर को बताया गया है दोस्तों, द पावर ऑफ म्यूजिक। इन सब के नोट्स जो है आपको अलग से इसके पार्ट 2 में मिल जाएंगे, जिनको मैंने बहुत अच्छे से तसल्ली से जॉन ड्राइडन के बारे में, पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्म के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, सबके बारे में बताया, तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल आप यहाँ कविता को और इसकी समरी को थोड़ा एंजॉय करें। तो इस प्रकार से वो पूरा खेलता है, और उसके बाद लास्ट वाला जो 7th स्टेंजा है वहां पर कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टिमोथियस एंड सेंट सिसिलिया। सेंट सिसिलिया जो क्रिश्चियनिटी की सेंट है, और ये ग्रीक है, इनको पेगन कहा जाता है, इनको ग्रीक कहा जाता है। और ये जो ग्रीक था ये अपने म्यूजिक से क्या करता था, लोगों को भड़का भी सकता है, शहर जलवा सकता है। लेकिन सेंट सिसिलिया जो क्रिश्चियन की सेंट है वो ऐसा नहीं करती, वो आपके मन के अंदर इवोक करेगी, इंसाइट करेगी होली लव फॉर गॉड, ईश्वर के लिए होली लव को इंसाइट करेगी। तो लास्ट में कंपैरिजन किया जाता है और सेंट सिसिलिया को सरपास किया जाता है, महान बताया जाता है, ग्रेटर देन टिमोथियस बताया जाता है। और कहा जाता है कि भाई जो महान संगीतक म्यूजिशियन का जो रिवॉर्ड है, जो अवार्ड है, जो प्राइज है, जो टिमोथियस को दे रखा है, वो अब टिमोथियस को सेंट सिसिलिया को दे देना चाहिए, या फिर उसे जो है सेंट सिसिलिया के साथ उस प्राइज को डिवाइड कर लेना चाहिए इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि सेंट सिसिलिया बहुत बड़ी जो है सेंट थी, पैट्रन ऑफ म्यूजिक थी। शी ड्रू एन एंजल फ्रॉम हेवन, शी ड्रू एन एंजल फ्रॉम स्काईज, वो आसमान से एंजल को नीचे ले आई। और जो टिमोथियस था, ही रेज्ड मॉर्टल, he raised mortal to the skies, वो मोर्टल को आसमान की तरफ लेके जाता है। और जो सेंट सिसिलिया, she drew an angel from heaven, वो हेवन से जो है एंजल को ले आई, वो उसने धरती को स्वर्ग बना दिया। और जो टिमोथियस है वो तो एक आदमी को जो है भगवान तुल्य बता रहा है, उसको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा महान जो है वो सेंट सिसिलिया है। तो एक कविता बताई जाती है इसके अंदर, ये कहा जाता है कि जो प्योर चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ होती है, जो रिलीजियस चीज़ होती है, वो अच्छी होती हैं। ठीक है ना, इसमें म्यूजिक के पावर की बात की गई है, इसमें सेंट सिसिलिया की बात करी गई है, इसमें टिमोथियस की बात करी गई है, इसमें अलेक्जेंडर की बात की गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे, इसमें मिथोलॉजी के फैक्ट्स भी मिलेंगे, लेजेंड्स भी मिलेंगी, ये उन सब का एक ब्लेंड है। और इन सब के एग्जाम्पल से अल्यूजन से बहुत सारे अल्यूजन्स यूज किए गए, और उनके थ्रू ये जो है आपके अंदर एक भक्ति पैदा करने की बात कर रहा है, म्यूजिक की पावर को आपके अंदर इन्फ्यूज करने की बात कर रहा है। तो ये पोएम म्यूजिक को डेडिकेटेड है, इसको एंजॉय कीजिए म्यूजिक के हिसाब से ही। तो हियर वी गो, शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए ये आपकी है इसके अंदर फर्स्ट, देखो आप स्टेंजा फर्स्ट, 7 स्टेंजाज में है। स्टेंजा फर्स्ट में अगर आप देख रहे हो तो क्या दृश्य है, देखिए जो युद्ध लड़ने के बाद, जीतने के बाद अलेक्जेंडर अपनी बिलव्ड थेइस के साथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वो साथ में बैठी हुई है, बगल में बैठी हुई है। और सब लोग जो सैनिक हैं लड़ाई के बाद अपना फीस्ट को, दावत को एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहाँ बढ़िया खाना है, शराब परोसी जा रही है। और साथ में एक संगीतक हैं जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, टिमोथियस, जो अपनी लायर को बजा रहे हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसको बजा रहे हैं, वो लायर को, वीणा को बजा रहे हैं। और वो अलग अलग धुनें यहाँ कर रहे हैं, और बार बार नोट को चेंज कर रहे हैं, मूड को चेंज कर रहे हैं। और किस तरह से देखो ये कविता चलती है, इसको ये ना पूरी पोएम एक नरेटिव पोएम है, कहानी के रूप में है, नरेटिव पोएम आप इसको कहेंगे। ये पोएम एक पर्सनल पोएम है, इम्पर्सनल पोएम है, जिसमें ड्राइडन की बात नहीं हो रही, यहाँ अलेक्जेंडर की बात हो रही है, टिमोथियस की बात हो रही है, सेंट सिसिलिया की बात हो रही है। ठीक है ना, बहुत खूबसूरत पोएम है, लिरिकल पोएम है, इसमें काफ़ी सारे रिपीटिशंस, एलिटेशंस, फिगर ऑफ स्पीचेस यूज किए गए हैं। ये बहुत खूबसूरत एक ऑड है, एंजॉय करते हैं। देखो आप इसको, स्टेंजा फर्स्ट जिसमें 15 लाइन्स हैं, और लास्ट के अंदर 4 लाइन जो है इसका वो कॉरस है, जो रिपीट करते तो 19 लाइन्स इसके अंदर होती हैं। और ये शुरुआत है, देखो टी वॉज, टी नहीं है, ये इट है, इट में से ई को इलिप्स किया है, ई को हटाया है, और इसकी टी से शुरुआत कर दी। इट वॉज, ये एक्चुअली इट वॉज है। इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट, ये एक रॉयल फीस्ट थी, फॉर पर्सियन वन, पर्शिया को जीतने की खुशी में। थोड़ा शॉर्ट में ये ऐसा था, पर्शिया वॉज वन,
पर्शिया को जीत लिया गया था। बट आप कवि है वो इस तरह से इलिप्सिस करता है, शब्दों को हटा देता है। वो कह रहा है कि पर्शिया को इन्होंने जीत लिया था, उस खुशी में एक रॉयल फीस्ट रखी गई थी, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे, है ना। रॉयल फीस्ट, एक शाही दावत बाय फिलिप्स वॉरलाइक सन। ये दावत किसने दी? फिलिप के योद्धा बेटे ने। वॉरलाइक सन, वॉरियर, युद्ध के लिए जाना जाने वाला सन जो था, यानी कि अलेक्जेंडर। क्या नाम रखेंगे इसका आप? अलेक्जेंडर है दोस्तों। जो अलेक्जेंडर था उसने ये दावत दी थी, जो फिलिप का बेटा था। ये फिलिप का यहाँ पे अल्यूजन है, संकेत है। ये जो फिलिप थे ये किंग ऑफ मैसिडोना थे, किंग ऑफ मैसिडोना। 4th BC की बात चल रही है। ये अल्यूजन है, किंग ऑफ मैसिडोना, जो 4th BC की बात है। हिस्ट्री में एक कैरेक्टर हुआ था, फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर हुआ था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द थर्ड, ये तीसरे नंबर के अलेक्जेंडर थे। इन्होंने पूरी दुनिया को जीता था। ये फिलिप के बेटे थे, बहुत बड़े योद्धा थे, वॉरलाइक सन, है ना। ये इनको एक उपाधि दी गई, वॉरलाइक सन, इनको एक टाइटल दिया गया। और ये सन किसके हैं? फिलिप के सन है। इनके द्वारा ये पार्टी, ये फीस्ट, दावत दी गई। अलोफ्ट इन ओफुल स्टेट। देखो, मुझे ज्यादा शब्दों को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। भले ही पोएम में 141 लाइन्स हैं या 180 लाइन्स हैं, बट बहुत सिंपल है। अलोफ्ट, अलोफ्ट यानी हाई, हाई अप। देखो, और सब लोगों से ऊंची स्थिति पर है, सिंहासन ऊंचा है इसका। अलोफ्ट, अलोफ्ट यानी हाई, अलोफ्ट यानी एलिवेटेड, उठा हुआ, बहुत हाई पोजीशन पे था। ओफुल स्टेट, ओफुल यानी यहां पर है रेस्पेक्टेड, यहां इसका मतलब रेस्पेक्टेड है, रेवरेंड है। एक ओफुल स्टेट, ओफुल यानी भयानक, डरावना भी होता है, और ओफुल रेस्पेक्टेड भी होता है। तो ये एक ओफुल स्टेट पे था। और देखो, कहीं ना कहीं डर भी तो है ही, ओफुल मान सकते हैं आप भाई इसको आप, क्योंकि राजा है और बहुत बड़ा योद्धा है, वॉरलाइक सन है, तो उससे तो लोग डरते भी है। तो एक बिल्कुल अलग पोजीशन पे, हर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे नजर से नजर मिला सके, ठीक है ना। ऑफुल स्टेट पर वो बैठे हुए हैं, स्टेट स्थिति पर, बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म पर है। द गॉड लाइक हीरो सेट। अब देखो, इसकी जो तुलना कर दी गॉड से, एक सिमली का यूज कर लिया यहां पर, फिगर ऑफ स्पीच हो गया सिमली, सिमली का यूज कर लिया गया। गॉड लाइक, ये गॉड लाइक जो है उस स्थिति में था, गॉड लाइक हीरो सेट, ये बिल्कुल हीरो वहां पर बैठा हुआ था। ये सेट जो है पुरानी आर्केक इंग्लिश है, या फिर राइम स्कीम सेट करने के लिए स्टेट से सेट, ये एक्चुअली सेट है सिट की सेकंड फॉर्म। ओ फुल स्टेट पर बैठा हुआ था, गॉड लाइक, बिल्कुल ईश्वर की तरह। और देखो, गॉड लाइक इसको आप आगे भी समझेंगे कि इसको जो का बेटा कहा जाता है। जो गॉड थे, द गॉड ऑफ स्काई, द गॉड ऑफ थंडर, है ना, गॉड ऑफ गॉड्स, वो किंग ऑफ गॉड्स थे जुपिटर, ठीक है ना, उनके बेटे इनको माना जाता है ग्रीक मिथोलॉजी में। इसलिए इनको गॉड लाइक सन कहा गया है, इनको गॉड लाइक हीरो कहा गया, और सिमली का यूज किया गया। ईश्वर जैसे बहुत महान थे, ईश्वर जैसे ताकतवर थे, गॉड जैसे, गॉड ईश्वर मतलब नहीं, देवताओं जैसे, या गॉड जी छोटा है तो देवता मतलब है, देवताओं जैसे ताकतवर थे, हीरो थे, वीर योद्धा थे। ऑन इज इंपीरियल थ्रॉन, इंपीरियल मतलब होता है रॉयल, अपने रॉयल थ्रोन पर ये बैठे हुए थे। थ्रोन यानी सिंहासन, अपने रॉयल थ्रोन पर, शाही तख्त पर बैठे हुए थे, शाही सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। कौन? अलेक्जेंडर। और उनकी तरफ से ये दावत दी जा रही थी। तो पूरा देखना एक ड्रामा की तरह आपके सामने पूरी इमेज क्रिएट की जा रही है। शुरुआत में आपको एलन जो मेन हीरो है इसका, उसके बारे में आपको इन्होंने बातें बताई हैं, और पूरा एक माहौल सेटअप कर रहे हैं आपके सामने। तो ये ड्रामेटिक पोएट्री है, एक तरह से आप कह सकते हैं नरेटिव पोयम है, जिसमें कैरेक्टर्स है अलग अलग, उनकी घटनाएं हैं, उनके डायलॉग्स हैं, है ना, बहुत अच्छी पोयम है। और इंपीरियल यानी रॉयल, है ना, एम्पायर से जुड़ा हुआ, इंपीरियल थ्रोन पे ये बैठे हुए थे। फिर आगे देखिए, His valiant peers were placed around, और उसके जो वैलियंट पियर्स थे, वैलियंट यानी ब्रेव, वैलियंट यानी ब्रेव, जो उसके बहादुर साथी थे, पियर्स यानी उसके जो साथी थे, उसके जो सोल्जर्स थे, उसके जो कमांडर्स थे, वो उसके साथ बैठे हुए थे। वर प्लेस्ड अराउंड, उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। प्लेस्ड यानी सीटेड, उसके चारों तरफ उसके साथी लोग बैठे थे, जो लड़ाई में उसके साथ थे, उसके जो फ्रेंड्स, उसके जो सोल्जर्स, उसके कमांडर्स, वो उसके साथ में उस पार्टी को, दावत को एंजॉय कर रहे थे। देख रहे हैं आप, चारों तरफ जो है उसके साथी बैठे हुए थे।
देयर ब्रोज विद रोजेस एंड विद मटल्स बाउंड। उनके ब्रोज, ब्रोज यानी होता है फोरहेड, जो उनका फोरहेड था, ब्रोज, उनके ऊपर उन्होंने ऐसे ना, पहले आप देखा होगा, देखो देख रहे होंगे आप, इस तरह से जो है इनके सिर के ऊपर ऐसे क्राउन लगे हुए थे जिनमें मर्टल की पत्तियां लगी हुई थी और गुलाब के फूल लगे हुए थे। रोजेस और मर्टल्स से बुनी हुई, गुथी हुई रीत, मालाएं उनके यहाँ सिर पर, ब्रोज यानी जहाँ ब्रोज होती हैं यानी फोरहेड, फोरहेड, ब्रोज को फोरहेड भी कहती है, तो आईब्रोज होती हैं। ब्रोज मतलब होता है ये ललाट, आपका टेम्पल, आपका फोरहेड, यहां पर उन्होंने जो है एक रीद, एक गार्लैंड, एक गिर रीत बांधी हुई थी, एक माला पहन रखी थी जो रोजेस से बनी हुई थी, जो मर्टल से बनी हुई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि जो उनके ब्रोस पर थे, जो रीद बनी हुई थी, वो किन फूलों से बनी हुई थी, किन से बनी हुई थी? रोजेस एंड मर्टल। टेक्स्ट का एक एक वर्ड आप जो है दोस्तों याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए, ओ ये देखो, बाद में ब्रैकेट में एक लाइन जोड़ी है। ब्रैकेट में जिस तरह से लाइन जोड़ते हैं ना दोस्तों, उनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ब्रैकेट में, जो लाइन को नहीं तोड़ती है, लाइन का फ्लो चलता रहता है, बट बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन आती है बस एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए। सो शुड डेजर्ट इन आर्म्स बी क्राउन। इनके सिरों पर सिंहासन, इनके सिरों पर वो क्राउन लगे हुए थे, इनके सिरों पर रीद माला बनी हुई थी रोजेज और मटल की, और ये इस चीज को डिजर्व करते थे। सो शुड डेजर्ट, डेजर्ट यानी यहाँ पे डिजर्व है, और ये इस चीज को डिजर्व करते थे। इन आर्म्स बी क्राउन। इन आर्म्स मतलब यहां पर, आर्म्स मतलब यहां पर है वेपन्स नहीं है या बाहें नहीं है, यहां बैटल समझ सकते हैं, युद्ध। क्योंकि युद्ध में जिस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी और जिस तरह से इन्होंने जीत हासिल करी है, तो इनको इस तरह का क्राउन, इस तरह का जो मुकुट मिलना ही चाहिए, इनको इस तरह का रेस्पेक्ट मिलना ही चाहिए, इनको इस तरह का क्राउन मिलना ही चाहिए जो इनको मिला है। सबको पहनाया गया है क्योंकि जीत कर आए हैं और ये सम्मान के लायक हैं, है ना, ये वर्दी हैं, ये लायक है, डेजर्ट डिजर्व करते हैं। इन आर्म्स बी क्राउन, ऐसे युद्ध में जब योद्धा जीत कर आते हैं तो उनको इस तरह के सम्मान देने की परंपरा रही है, इनको भी सम्मान दिया था। और इन युद्ध में ये परंपरा भी रही है कि जब आप जीत जाते हो तो उसकी जीत की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, और वो पार्टी द पार्टी वॉज थ्रोन बाय एलेक्जेंडर द ग्रेट, एलेक्जेंडर ग्रेट के द्वारा पार्टी दी गई है। द लवली थाइस या थेइस बाय साइड, और देखो उसके बगल में, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, यहां भी देख सकते हैं, उसके बगल में जो है वो थाइस जो है वो बैठी हुई है, उसके बगल में बाय साइड, साइड यानी बिसाइड, उसके बगल में उसकी थाइस बैठी हुई है। तो देखना कितना खूबसूरत विजुअल इमेजरी का यूज किया गया है। जब आप इस कविता को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि चित्र बनेगा, आप सीधा उस एलेक्जेंडर फीस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। थाइस उसके बगल में बैठी हुई है, सेट बैठी हुई है, सिट सेट बैठी हुई है, लाइक अ ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड। देखो लाइक का यूज कर लिया और थाइस की तुलना जो है वो ईस्टर्न ब्राइड से कर ली। थाइस या थेइस की तुलना जो है वो ईस्टर्न ब्राइड, पूर्व की दुल्हन, इंडिया, चाइना, ईरान, ठीक है ना, ये जो हमारे जो देश हैं, पूर्वी देश, इंग्लैंड, ये पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और ये यहाँ की जो हमारी ईस्टर्न की जो महिलाएं हैं उनको बड़ा खूबसूरत मानते हैं, तो उनसे इनकी तुलना करी। और ये जो इस तरह तुलना करना कहलाता है लाइक के साथ में, इसको सिमिली कहते हैं। तो देखो खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए। द ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड, वो खूबसूरत, ब्लूमिंग मतलब वैसा फूल जो बहुत ही खूबसूरत है, वो खिल रहा है ना, खिलता हुआ फूल, बिल्कुल खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थाइस जो है उसके बगल में बैठी हुई है। इन फ्लावर ऑफ यूथ एंड ब्यूटी प्राइड, देखो ये जो थाइज है ये बर्ड नहीं है, ये कली नहीं है, ये बर्ड अ फ्लावर बन चुका है, ये अपनी खूबसूरती के यौवन पर है, ये पीक पर है, प्राइम पर है ना। फ्लावर, फ्लावर यानी पीक, प्राइम, प्राइम ऑफ यूथ, खूबसूरती जो जवानी है ना, उस जवानी के जो 20-25 साल की जो खूबसूरत लड़की होती है, जिसमें उसकी पूरी जो शरीर की बनावट पूरी तैयार हो जाती है, उसका पूरा खूबसूरत यौवन जो उस समय रहता है, बिल्कुल वो उस उम्र पर है, उस पड़ाव पर है, और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ एक्सक्यूजिट, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। और ब्यूटीज प्राइड,
है ना, ब्यूटी को भी उसको देखकर घमंड होगा, वो ब्यूटी के प्राइड पर है, मतलब इतनी खूबसूरत है कि उसको देखेगा जो भी वो उसकी ब्यूटी पर घमंड करने लगेगा। जिसके पास है वो तो करेगी करेगी घमंड, औरों को भी देख करके, और एलेजेंडर को लगेगा मेरे पास कितनी खूबसूरत लड़की है, देखो आप, ब्यूटी इज प्राइड, मतलब ब्यूटी भी उसके पास रह करके घमंड कर रही होगी कि देखो मैं किसके पास हूं, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल यूथ, बिल्कुल ब्यूटी की घमंड हो, बहुत ऐसे अपने परम पर है, चरम पर है, पीक पर है, इतनी खूबसूरत। हैप्पी 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 पेयर, कितना खूबसूरत पेयर है, देखो आप, हैप्पी 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 पेयर। देखो ये हैप्पी 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 को रिपीटिशन किया दोस्तों, रिपीटिशन है म्यूजिकल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, एच एच एच, इसमें एलिटेशन भी है, हैप्पी 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 पेयर, पेयर कौन सा, एलेक्जेंडर और थाइस, इनका क्या खूबसूरत, क्या खुश पेयर है, देखो आप, क्या कितने खूबसूरत लोग हैं, है ना, ईश्वर इनको खुद जो है सब बोल रहे हैं हैप्पी 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 पेयर। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, नन बट द ब्रेव, और ऐसी खूबसूरती, ऐसी फेयर थेज को तो डिजर्व केवल बहादुर लोग कर सकते हैं, सिकंदर जैसे, एलेक्जेंडर जैसे, एलेक्जेंडर को अपने यहां सिकंदर बोलते हैं। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, हैप्पी 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 पेयर। ये दो बार रिपीट करता है इन चार लाइन को, ठीक है ना। तो ये कोरस है दोस्तों, ये चार लाइन जो है कोरस है, जिनमें खूब सारे सिंगर मिलकर एक साथ गाते हैं हैप्पी 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 पेयर, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। केवल जो बहादुर लोग होते हैं, ये एक ना अभी एपिग्रामेटिक क्वालिटी आ गई, ये अब एपिग्राम हो गया, ये एक प्रोवर्ब बन चुकी है दोस्तों, और ये खूबसूरत जो सेंटेंस है देने वाला इंग्लिश लिटरेचर में खुद जॉन ड्राइडन थे। ये लाइन आज भी लोग खूब कोट करते हैं, बोलते हैं नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इसका मतलब है केवल बहादुर जो लोग होते हैं उन्हें ही खूबसूरत चीजें मिलती हैं, केवल बहादुर लोगों को ही अच्छी चीजें मिलती हैं। फेयर यहां पन के रूप में है, इसके दो मतलब हैं, फेयर मतलब ब्यूटीफुल भी कह सकते हो, और फेयर का मतलब आप गुड थिंग्स भी कह सकते हो, अच्छी चीजें। अच्छी चीजें, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाभ केवल बहादुर लोगों को मिलता है, जो लोग रिस्क लेते हैं, जो मेहनत करते हैं। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ब्रेव हैं, आप ही को फेयर चीज मिलेगी, जॉब आपको मिलेगी ग्रेड फर्स्ट की, स्कूल लेक्चरर की, आपको अच्छी डिग्री मिलेगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ये पहला स्टेंजा है दोस्तों जो आपका यहाँ खत्म होता है। अब हम सेकंड स्टेंजा पे चलते हैं, ये लाइन 16 to 37 है। यहाँ पहले वाले में एक बैंक्वेट का सीन बताया गया एलेक्जेंडर का, अब यहाँ पर जो है टिमोथियस का आगमन होता है और टिमोथियस के बारे में बताया जाता है। और टिमोथियस इस वाले स्टेंजा में पहला गीत गाएगा जो का, ए सॉन्ग फॉर जो, फर्स्ट सॉन्ग, जिसमें बताएगा कि जो किस तरह से हेवन से नीचे आया ओलंपिया की खूबसूरती को देख करके, और उसके साथ ड्रैगन के रूप में आया भेष बदल करके, उसके साथ उसने मिलन किया और फिर उनसे एक बच्चा पैदा हुआ जिसे एलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, और फिर उसने पूरी वर्ल्ड का जो है वो किंग बना, ठीक है ना, उसके बारे में बताया था। और ये बातें सुन करके लोग बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे बीच में तो भैया प्रेजेंट द डेटी, प्रेजेंट द डेटी, हमारे बीच में तो देवता जो है विद्यमान है। और ये सब सुन करके एलेक्जेंडर बड़ा खुश हो जाता है, वो वैनिटी में चला जाता है, प्राइड में चला जाता है, ठीक है ना, और वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है कि यस मैं देवता हूँ, और उसको ऐसा लगता है कि मैं इतनी ताकत है कि मैं अब इनविंसिबल हूँ और मैं पूरी दुनिया को भी हिला सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड को भी मैं जो है वो हिला सकता हूँ, ऐसा वो सोचता है। तो देखिए आप, टिमोथियस प्लेस्ड ऑन हाई, अब आपने देखा था बगल में वहां टिमोथियस भी खड़ा हुआ है, बहुत ऊंची जगह पर वो भी खड़ा हुआ है, टिमोथियस ऑन हाई अमिड द ट्यूनफुल क्वायर, और उसके आसपास चारों तरफ जो है काफी सारे सिंगर्स हैं। ट्यूनफुल क्वायर, ट्यूनफुल क्वायर, ट्यूनफुल यानी क्या होता है, सिंगर, उनके चारों तरफ सिंगर का क्वायर, इसका प्रोनाउंसिएशन है ना, इट्स क्वायर। क्वायर मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स उसके चारों तरफ खड़े रहते हैं,
अमिड और उनके बीच में जो है टिमोथियस ऊंचे स्थान पर है। आप पूरा इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे, तो बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन है, मैजिकल म्यूजिशियन है, ग्रीक म्यूजिशियन है, वो वहां उनके बीच में बैठा हुआ है ऊंचाई के ऊपर। और चारों तरफ उसके ट्यूनफुल सिंगर, ट्यूनफुल यानी सिंगर जो है उनका एक ग्रुप वहां पर है, ट्यूनफुल क्वायर है ना। क्वायर के लिए ट्यूनफुल इसका ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ट्यूनफुल क्वायर विथ फ्लाइंग फिंगर्स, एफ एफ एलिट्रेशन, बहुत खूबसूरत उदाहरण है एलिट्रेशन का। विथ फ्लाइंग फिंगर्स टच द लायर, वो जो हमारा टिमोथियस है अपनी फ्लाइंग फिंगर से, बिल्कुल वो स्किल्ड म्यूजिशियन है, अपनी अपनी अंगुलियों के जादू से ऐसे लहराता है, लायर को ऐसे बजाता है फ्लाइंग फिंगर से। टच द लायर, उस लायर को, जो लायर देख रहे हो उसको अपनी फ्लाइंग फिंगर्स, स्किल्ड फिंगर से उनको तारों को हिलाता है, बजाता है, छेड़ता है, सुर छेड़ता है। द ट्रेम्बलिंग नोट्स असेंड द स्काई, और फिर जैसे ही उन तारों के ट्रेम्बल होने से, तारों के शेकिंग हिलने से, ट्रेम्बल से जब तारों को छेड़ा जाता है तो उसमें कंपन पैदा होती है तारों में, उनसे एक धुन पैदा होती है, नोट्स, एक म्यूजिक पैदा होता है। और ये म्यूजिक असेंड द स्काई, सीधा आसमान की तरफ म्यूजिक जाता है, जहां पर जो एंजल्स हैं हेवन के अंदर, वो भी उस गाने को सुनती हैं। वो म्यूजिक ऊपर चला जाता है, तो कुछ ज्यादा ही, देखो धरती पे म्यूजिक बजाया जा रहा है, जो कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। तो इसको जो है एक तरह से हाइपरबली का दोस्तों यहां पर यूज किया गया है। हाइपरबली है, हाइपरबली कि वो जो म्यूजिक था वो ऊपर, असेंड द स्काई, ऊपर चला गया, हेवन के अंदर चला गया। स्काई मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हेवन है। सीधा वो म्यूजिक असेंड, असेंड यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, आरोही, ऊपर चढ़ता हुआ ऊपर आसमान में चला गया। एंड हेवनली जॉयज इंस्पायर, और उसने इन सब लोगों में एक हेवनली जॉय पैदा कर दिया। सब लोग ऐसे दैवीय सुख के साथ मंत्र मुग्ध हो गए, मैसमराइज्ड हो गए, और उस म्यूजिक में वो खो गए। इस म्यूजिक के साथ धरती वाले भी खो गए, हो सकता है ऊपर भी म्यूजिक पहुंचा, ऊपर वाले लोग भी आनंदित हो गए हों, लेकिन यहाँ के लोगों को तो हेवनली इंस्पायर हो गया म्यूजिक, इनको बड़ा आनंद आने लगा। तो इतना गजब का इनके म्यूजिक में ताकत थी कि उस ताकत की जो धुनें थी वो ऊपर आसमान में भी जा सकती थी। दोस्तों आगे बढ़े, देखिए आप, द सॉन्ग बिगेन फ्रॉम जो, अब पहला सॉन्ग, द सॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग, ये पहला सॉन्ग है जो यहां पर टिमोथियस गा रहा है। टिमोथियस जो म्यूजिशियन है वो अपना पहला सॉन्ग गा रहा है, बिगेन फ्रॉम जो, उसने पहला जो सॉन्ग था वो जो से स्टार्ट किया। जो कौन है, ये फिर एक अल्यूजन है, अल्यूजन ऑफ रोमन गॉड, रोमन गॉड ऑफ स्काई, रोमन गॉड ऑफ थंडर। ये स्काई के देवता हैं, ये बिजली के देवता है, स्काई और थंडर के ये देवता हैं दोस्तों, है ना। और ये, एक मिनट, द सॉन्ग बिगेन फ्रॉम जो, सॉरी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। द सॉन्ग बिगेन फ्रॉम जो से शुरू हुआ, जो जिनको किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता है, इनको जुपिटर भी कहा जाता है, इनको ज्यूस भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है अपना जब गीत बजाया तो पहला गीत इन्होंने जो के लिए गाया, मैंने बताया ना, जो ड्रैगन के रूप में आया था। तो देखो ये जो है जिसने ड्रैगन का भेष बदला और फिर वो धरती पर आया, और धरती पर आकर के वो ओलंपिया से मिला, उसके लव में पागल होकर के नीचे आया और उसे लिपट करके उससे आलिंगन किया, उससे उसने एक यूनियन किया और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो अलेक्जेंडर है। ये गीत में बताया गया है। देखिए आप, द सॉन्ग बिगेन फ्रॉम जो, ये गाना जो से शुरू होता है, जो अल्यूजन है। हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स, ब्लिसफुल यानी हैप्पी, जो अपनी हैप्पी सीट छोड़ता है अबव, अबव यानी हेवन, हेवन से नीचे आता है ऊपर, बड़ी आराम से खुशी लोग रहते हैं, तो उस खुशी वाली जगह पर वो भी था, हेवन से सीधा जो आया। सच इज द पावर ऑफ माइटी लव, माइटी यानी ग्रेट, दमदार, शानदार,
ये देखो प्यार की ताकत है। वो ऊपर से नीचे क्यों आया? इन द लव ऑफ ओलंपिया द मदर ऑफ अलेक्जेंडर, उसके प्यार में, उसकी प्यार की ताकत से नीचे खिंचा चला आया। ए ड्रैगन्स फियरी फॉर्म, और उसने फॉर्म, रूप कौन सा धारण किया? ड्रैगन का रूप धारण किया। बिलाइड द गॉड, ताकि गॉड के रूप में लोग उसको न पहचान सकें। तो बिलाइड यानी डिसगाइज्ड, रूप बदल करके आया। ईश्वर जो थे, जो देवता थे, वो रूप बदल कर आए ड्रैगन के रूप में। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जो किसका रूप लेकर आए नीचे? ड्रैगन का रूप लेकर आए, ठीक है ना। और आके क्या किया? सबलाइम, क्योंकि ड्रैगन है, ड्रैगन में आग होती है, फायर होती है, तो ये बिल्कुल ऊपर से आ रहे थे। देखो ये जो हैं, जो ड्रैगन का रूप धारण करके जब ऊपर से नीचे आए, सबलाइम, सबलाइम यानी उत्कृष्ट, शानदार, सबलाइम है ना, हाई लेवल। स्प्लेंडेड ऑन रेडियंट स्पायर सी रोड, रेडियंट यानी शाइनिंग, चमकीला, क्योंकि इनमें आग होती है। और ये वैसे भी देखो आप, अगर हम बात करें तो ये गॉड ऑफ थंडर है, ये गॉड ऑफ स्काई है, तो इनके अंदर चमक होती है। ये बहुत चमकीले, बहुत ही खूबसूरत है। जो ये अपनी चमक, स्पायर्स, स्पायर्स यानी देखो इस तरह से होता है ना, स्पायर्स, स्पायरलिंग होती है अपना इस तरह से, तो ऐसे ऊपर ऊपर घूमते हुए ड्रैगन ऐसे रहता है, पूरा ऊपर से घूमते हुए आए। ही रॉड, वो नीचे आए। ही किसके लिए यूज हुआ है? ही यहाँ पे जो के लिए यूज हुआ है, जो है ड्रैगन की सवारी करके ड्रैगन के रूप में धरती पर नीचे उतरे। जो के लिए पहला गीत गाया जा रहा है। और फिर क्या हो? वैन ही टू फेयर ओलंपियन प्रेस्ट, और फिर जब ये ओलंपिया के पास पहुंचे, प्रेस्ट यानी अप्रोच्ड, जब ये ओलंपिया, ओलंपिया देखो अल्यूजन है, वापस एक अल्यूजन है, एक संकेत है, हिस्टोरिकल अल्यूजन भी है, मिथोलॉजिकल अल्यूजन भी है। ये अलेक्जेंडर की माँ मानी जाती हैं, मतलब माँ है मानी क्या जाती हैं, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं इनके फादर फिलिप है। ओलंपिया ये भी कहती है भाई ये मेरा बेटा दैवीय रूप में है, गॉड लाइक है, तो ये तो भैया जुपिटर का बेटा है, जो का बेटा है। तो ये जो ही मतलब जो है फेयर, सुंदर, ओलंपिया के पास पहुंचे। एंड वाइल ही सॉट हर स्नोवी ब्रेस्ट, और जब इसने उसके खूबसूरत ब्रेस्ट देखे, जब इसने उसकी स्नोवी, बिल्कुल सुंदर, सफ़ेद, बर्फ जैसी सफ़ेद उसकी स्किन देखी, उसके ब्रेस्ट देखे, तो उसकी ब्यूटी से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, चार्म्ड हो गए कि वो इससे आकर के लिपट गए। देन राउंड और स्लेंडर वेस्ट, इसकी पतली कमर पे जाके लिपट गए। बहुत ही खूबसूरत थी, और वो उसकी पतली कमर पे जाके लिपट गए, ठीक है ना। ये जो है ये इसकी पतली कमर पे लिपट गए। और उसके बाद इनके एक बच्चा पैदा हुआ जो अलेक्जेंडर था। देखो उसकी लाइन भी बताई इन्होंने, राउंड और स्लेंडर वेस्ट ही कर्ल्ड, कर्ल्ड यानी रैप्ड, उसकी कमर के चारों तरफ ड्रैगन जो था वो लिपट गया। ड्रैगन के रूप में आए थे ना, तो उसके चारों तरफ ड्रैगन के रूप में ये लिपट गए। एंड स्टैम्प्ड एन इमेज, और उसके ऊपर एक स्टैंप, एक इमेज लगा दी, एक स्टैंप लगा दिया, ठीक है ना। यानी कि ये देखो एक यूफेमिज्म है, सीधा तो नहीं बोला कि उसको प्रेग्नेंट कर दिया, बट ये बोला कि साहब उस पर एक छाप छोड़ दी अपनी खुद की, यानी अपना बीज उसके शरीर में छोड़ दिया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड। और वो बीज, वो जो रूप था, इनका बेटा पैदा हुआ, यानी जो पैदा हुए एक तरह से, वो फिर इस दुनिया के सॉवरेन बने, इस दुनिया के संप्रभु बने, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड बने, इस दुनिया के किंग बने, किंग ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ द एशिया, फरोआ ऑफ इजिप्ट, ठीक है ना, किंग ऑफ किंग ऑफ ग्रीस, है ना। ये पूरे सब बने, पूरे वर्ल्ड के राजा बने। इस तरह से ये बात बताई गई है, और एक इल्यूजन जो है यहाँ बताया गया है। दोस्तों आई होप ये वाली बात समझ में आ गई। जब ये पता चला, द लिसनिंग क्राउड एडमायर द लॉफ्टी साउंड, जब जनता ने सुना कि यार हमारे जो राजा हैं अलेक्जेंडर, ये तो जो के बेटे हैं, इस बात से बड़े खुश हो गए, और उन्होंने जोर जोर से एडमायर करना शुरू किया, प्रशंसा करना शुरू किया। लॉफ्टी साउंड, लॉफ्टी यानी एलिवेटेड साउंड, बहुत सबलाइम साउंड के अंदर, बहुत ही जोशो खरोश के अंदर जो है बड़ाई करने लगे किसकी? अलेक्जेंडर की। और क्या कहने लगे? ए प्रेजेंट डेटी, ए प्रेजेंट डेटी, दे शाउट अराउंड। देखो दो लाइन के शुरू में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, इसको आप एनाफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एनाफोरा।
शुरू शुरू में रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन तो है ही, अगर ये लाइंस के शुरू में रिपीट होता है तो इसको एनाफोरा कहा जाता है, लास्ट में रिपीट होता है तो उसको एपीफोरा कहा जाता है। तो यहाँ एनाफोरा है। प्रेजेंट डेटी दे शाउट अराउंड, वो चारों तरफ चिल्लाने लगे हमारे बीच में तो खुद साक्षात देवता हैं, ये अलेक्जेंडर देवता देवतुल्य हैं, देवता हैं। द वोल्टेड रूफ्स रिबाउंड, और जब ये जोर जोर से चिल्लाने लगे तो जो छत थी, वोल्टेड रूफ, मकबरा जो बना हुआ था, वोल्टेड यानी कवर्ड, वोल्टेड यानी जो कवर्ड छत थी, जो खूबसूरत छत थी, रूफ थी, सीलिंग थी, रिबाउंड वो जो उनकी शाउट थी वो उनसे टकरा करके वापस नीचे आने लगी। तो पूरा जो वो बैंक्वेट हॉल था वो पूरा जो है वो एको करने लगा, साउंड वहां एको होने लगी, ठीक है ना, गूंजने लगी कि भाई अ प्रेजेंट डेटी, अ प्रेजेंट डेटी। ये प्रेजेंट डेटी किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है अलेक्जेंडर के लिए। किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों? अलेक्जेंडर के लिए, कि प्रेजेंट डेटी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और फिर ये आगे इसमें आता है विद रेविस्ड ईयर्स। रेविस्ड यानी वैसे दो मतलब होते हैं, एक तो रेविस्ड यानी रेप्ड, जिसको रेप कर दिया गया हो, जैसे आपने पहले पोएम में पढ़ा था जॉन डन की पोएम में। और एक रेविस्ड यहाँ पे हैप्पी है, डिलाइटेड। डिलाइटेड ईयर से द मोनार्क हियर्स, विद रेविस्ड ईयर्स द मोनार्क हियर्स। कितनी प्यारी प्यारी राइम स्कीम है, और छोटे छोटे है। विद रेविस्ड ईयर्स, ये डायमीटर है, डायमीटर, आयम्बिक डायमीटर, केवल दो दो सिलेबल है ना, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, डायमीटर, छोटी सी लाइन। विद रेविस्ड ईयर्स द मोनार्क हियर्स, उस मोनार्क ने अपने अलेक्जेंडर ने बड़ा खुश होकर के रेविस्ड ईयर्स, डिलाइटेड ईयर्स से अपनी प्रशंसा सुन रहा है। लोग उसको अ प्रेजेंट डेटी या प्रेजेंट डेटी देवता मान रहे हैं, बड़ा खुश होकर के, विरोध नहीं करता, मना नहीं करता, नहीं मैं कहाँ का देवता हूँ साहब, मैं तो एक आम इंसान, नहीं ऐसे नहीं बोलता। उनकी बातों को एक तरह से बढ़ावा देता है, सुनता है। अज्यूम्स द गॉड, और अपने आप को देवता मानने लगता है। अज्यूम्स द गॉड, इमेजिन हिमसेल्फ as a god. Assumes the god means he imagines himself as a god. अपने आप को गॉड के रूप में देखने लगता है। affects to nod, और ऐसे affect, ऐसे ढोंग करता है, ऐसे ऐसे नाटक करता है to nod, कि जैसे वो उस बात को हाँ भर रहा हो कि हाँ मैं देवता हूं। affects to nod, affects to nod, assumes the god and seems to shake the spears, और ऐसे लगता है कि वो इतना इनविंसिबल, इतना पावरफुल हो चुका है कि अब वो इस स्पीयर, इस पूरे ब्रह्मांड को भी हिला सकता है, शेक कर सकता है। शेक द स्पीयर्स, वो इस पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। ऐसी ताकत उसके अंदर आ गई है, ऐसा घमंड उसके अंदर आ गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह प्राइड को दिखाया गया है, घमंड को दिखाया गया है कि वो कितना घमंडी वो अब हो चुका है। ठीक है ना, आगे देखिए। ये दूसरा स्टेंजा खत्म होता है, और जब यहां लगता है इसको कि यार तो बहुत घमंडी हो रहा है, ठीक है ना, उसको, और ये चाहता था टिमोथियस, उसकी जानबूझ के प्रशंसा कर रहा है कि ताकि अलेक्जेंडर को अच्छा लगे, उसको पूरा उसके अंदर घमंड घमंड से चूर कर देना चाहता है, उसके इमोशन के साथ खेल रहा है। देखिए आप, और आगे अब वो जो स्टेंजा 3 की बात करता है, लाइन्स 38 टू लाइन 51, यहां वो बात करेगा दोस्तों अब किसकी? अब वो बात करेगा बेकस की, जो गॉड ऑफ वाइन है, गॉड ऑफ वाइन, जो शराब जिन्होंने इंट्रोड्यूस की वर्ल्ड के अंदर, जो मौज मस्ती के देवता हैं, जो वाइन के गॉड हैं, जो हैप्पीनेस के गॉड हैं, जो हमेशा यूथ रहते हैं, यंग रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, उनका जिक्र यहाँ किया जाता है। तो दूसरा सॉन्ग अब जो है वो बैकस के लिए होगा। देखिए, द प्रेज ऑफ बैकस, ये सॉन्ग 2 है, ये कह सकते हैं आप, सॉन्ग 2, द प्रेज ऑफ बैकस। अब ये बैकस के प्रशंसा के लिए गाया जा रहा है। देन द स्वीट म्यूजिशियन संग, अब जो स्वीट म्यूजिशियन है यानी कि अपने जो कवि हैं, है ना, टिमोथियस, वो दूसरा गीत गा रहे हैं, ऑफ बैकस एवर फेयर एवर यंग, जो हमेशा फेयर रहेंगे, हमेशा यंग रहेंगे। एवर फेयर एंड एवर यंग, ये किसके लिए यूज किया गया है? बैकस के लिए यूज किया गया है। द जोली गोड, इन्हीं को क्या कहा गया? जोली गोड, जोली यानी हैप्पीनेस वाले गोड।
ये ब्लिसफुल गॉड हैं, हैप्पी गॉड हैं, ये खुशियां लेकर आते हैं। जब खुशियां होती हैं तब इनको बुलाया जाता है, या खुशियां होती हैं तो ये अपने आप आ जाते हैं। जब खुशी होती है तो लोग मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, गाने गाते हैं, शराब पीते हैं। तो ये कुछ वैसे ही देवता है। इन ट्रायम्फ कम्स, जब कोई जीतता है तब ये आते हैं। जब कोई जीत हासिल होती है, ट्रायम्फ, विक्ट्री जब हासिल होती है तब ये आते हैं। ट्रायम्फ यानी विक्ट्री, जब विक्ट्री होती है तो ये आते हैं। साउंड द ट्रम्पेट्स, बीट द ड्रम्स, आप एक काम करो, अब इनके लिए ट्रम्पेट्स बजाओ, उनके स्वागत में ट्रम्पेट्स बजाओ। साउंड द ट्रम्पेट्स, तुराई बजाओ, बैंड बजाओ। बीट द ड्रम्स, ढोल बजाओ। अब देखो, ट्रम्पेट बजाओ, ढोल बजाओ। अब कौन आ रहे हैं? खुद साक्षात गॉड ऑफ वाइन, शराब के देवता बैकस पधार रहे हैं। इनका स्वागत किया जाए, इनका स्वागत किया। देखो किस तरह से इन्होंने जाम जो है हाथों में झलका रहे हैं और लोग इनके स्वागत में अब गीत गा रहे हैं, ट्रम्पेट बजा रहे हैं। बीट द ड्रम्स इन द वेलकम ऑफ बेकस। फ्लश्ड विथ पर्पल ग्रेस, इनका चेहरा जो है ना, ये पर्पल ग्रेस, इनका चेहरा पर्पल, शरीर पर्पल होता है। शराब पीते, और शराब जो है वो अंगूरों से बनती है, उनके पीने से चेहरा या शरीर आपका पर्पल हो सकता है। तो बैकस का जो बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो पर्पल है। तो ये देखो, पर्पल ग्रेस, फ्लश विथ पर्पल ग्रेस। देखना आप, यहां पर भी है ट्रम्प, ड्रम, है ना, ये ए का साउंड रिपीट हो रहा है। इसको एसोनेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? एसोनेंस। एसोनेंस बहुत अच्छा है इसके अंदर। ट्रम्प में ए का साउंड आ रहा है, ए, है ना, अगर आप सिंबल जानते हो। ड्रम्स में वो आ रहा है। आगे देखो आप, पर्पल में आ रहा है ना, फ्लश में आ रहा है। तो इनका चेहरा फ्लश कर रहा है, चमक रहा है पर्पल ग्रेस से, बिल्कुल ऐसे बैंगनी रंग से जो आप देख रहे हैं। और लोग इनके स्वागत में ढोल बजा रहे हैं, लोग इनके स्वागत में ट्रम्पेट बजा रहे हैं। और खुद तिमोथियस कह रहे हैं कि भाई, साउंड द ट्रम्पेट, बीट द ड्रम्स, ही शोज हिज ऑनेस्ट फेस। देखो, एच एच एच, नाउ हो बॉय ही कम्स। खूब बार एच 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 रिपीट हो रहा है। इसको आप एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन का बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। ही शोज हिज ऑनेस्ट फेस। अब जो है बैकस आते हैं और अपने खूबसूरत चेहरे को दिखाते हैं। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार चेहरा भी है। कहते हैं कि लोग शराब पीने के बाद सच्ची बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। तो ये भी आप समझते हैं, कई लोग गलत भी बोलते हैं हालांकि। तो ये ऑनेस्ट फेस है। और एक यह लैटिन में ऑनेस्ट का, जो पुरानी इंग्लिश थी लैटिन भाषा में, ऑनेस्ट का मतलब हैंडसम भी हुआ करता था। तो कहीं ये लिखा हुआ है कि हैंडसम फेस, अपना खूबसूरत चेहरा जो एवर यंग एवर फेयर है, वो अपने हैंडसम फेस को लेकर आते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं शराब से जुड़ा हुआ कि भाई ये इनका ऑनेस्ट फेस है, सिंसियर फेस है ना। ये आते हैं। नाउ गिव द हो बॉय, इसमें टी साइलेंट है। हो बॉय, ये आजकल तो इसको हो बॉय को ऐसे बोलते हैं ओ बॉय, पहले इसको हो बॉय कहते थे, है ना। हो बॉय ब्रेथ, तो हो बॉय मतलब वही बांसुरी टाइप मान लीजिए, या ओ बॉय एक मतलब ऐसे फ्लूट की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ग्रीक वहाँ पे लोग यूज करते थे। हो बॉय को अपना ब्रेथ करो, उसमें अपने फूंक दो। ब्रेथ मतलब उसको बजाओ, फूंक से बजता है। विंड, विंड पाइप होता है एक तरह से, विंड से ही बजता है। ही कम्स दे बोलते ना कि हियर ही कम्स, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। उसके स्वागत में ओ बॉय बजाओ, हो बॉय बजाओ। बैकस एवर फेयर एंड एवर यंग। अब ये बहुत एक, ये ना, ये एक ईडियम बन गया। देखो आप, ये ईडियम बन गया। अब आजकल लोग प्रोवर्ब की तरह इसको यूज करते हैं। ईडियम बोलूं या प्रोवर्ब? प्रोवर्ब ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक एपिग्रामेटिक सेंटेंस बन गया। कह रहे हैं ड्रिंकिंग जॉयज डिड फर्स्ट ऑर्डेन। जो ये तो खैर एपिग्रामेटिक नहीं, आगे आएगा। ये तो कह रहा है कि सबसे पहले जो ड्रिंकिंग की बात करी थी इस दुनिया में, वो बैकस ने की थी। इन्होंने आदेश दिया था, इन्होंने ऑर्डेन दिया था, इन्होंने ऑर्डर दिया था, या इन्होंने ये कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया था। शराब को दुनिया में लाने वाला कौन था? बैकस। ऐसा कहा जाता है इन पुराने क्लासिकल लिटरेचर के हिसाब से कि ये गॉड ऑफ वाइन है और ये दुनिया में शराब लेकर आए। डिड द फर्स्ट, सबसे पहले। बैकस ब्लेसिंग्स आर अ ट्रेजर। बैकस की जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक खजाना है हमारे लिए, वो ट्रेजर है हमारे लिए, वो खजाना है। ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर। ड्रिंकिंग जो है वो सोल्जर का प्लेजर है। कितनी खूबसूरत लाइन है ये। जो लोग
ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही करामाती लाइन है। वो इस लाइन को याद रख सकते हैं हमेशा कि जो ड्रिंकिंग होती है ना, वो सोल्जर्स जो युद्ध में लड़ते हैं और युद्ध जीत कर आते हैं, मेहनत करके आते हैं, जो ब्रेव लोग होते हैं, उनको जब लड़ाई लड़कर आते हैं तो आराम करने के लिए, मजे करने के लिए, प्लेजर करने के लिए कुछ चाहिए, और वो शराब से बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। इसलिए जब भी इस तरह के युद्ध हुआ करते थे, उसके बाद आप देखना कोई भी पुरानी फिल्म वगैरह देख लो या कोई भी वेब सीरीज देखो, आप वाइकिंग्स देख लो या कुछ और देख लो, आप गेम्स ऑफ थ्रोन देखो, उसमें जब भी लड़ाई होती थी, खत्म होती थी, उसके बाद एक पार्टी आयोजित की जाती थी और उसमें सब लोग शराब पिया करते थे, क्योंकि शराब जो होती है, ड्रिंकिंग जो होती है, इज द सोल्जर्स प्लेजर, वो सोल्जर का आनंद की चीज है, उसको बड़ा मजा आता है सोल्जर्स को। रिच द ट्रेजर, स्वीट द प्लेजर, स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन। ये देखो फिर ये लाइन बहुत खूबसूरत लाइन है ये, रिच द ट्रेजर, और जितना शराब का बड़ा खजाना होगा, द रिचर द ट्रेजर। कंपैरेटिव डिग्री को पैरेलल स्ट्रक्चर में 2 बार यूज किया गया है, उसको शॉर्ट में लिखा गया है। ये है द रिचर द ट्रेजर, जितना ज्यादा बड़ा खजाना होगा वाइन का, ट्रेजर ऑफ वाइन, ट्रेजर ऑफ वाइन जितना ज्यादा होगा, स्वीट द प्लेजर, द स्वीटर इज द प्लेजर, उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। जितनी ज्यादा शराब पी करके आप जो है मस्त हो जाओगे, आप बिल्कुल एलिवेटेड फील करोगे, लॉफ्टी फील करोगे, लाइट फील करोगे, और आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट आ जाएगा। अपने सारे जो पेन थे जो आपने युद्ध में झेले, वो सब पेन 1 मिनट में आप भूल जाओगे। वो रात आपके लिए बहुत आनंदमयी होगी जब आप ड्रिंकिंग करेंगे, ऐसा बैकस मानते हैं, ऐसा टीमोथियस मानते हैं। और ये शराब की अब जो है उनको पिलाना चाहते हैं, किसको? अपने राजा अलेक्जेंडर को। ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, रिच द ट्रेजर, स्वीट द प्लेजर, स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन। ये फिर देखो एक एपिग्रामेटिक लाइन हो गई, जिसको आप कोट कर सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन। एक दर्द सहन करने के बाद जो प्लेजर आता है ना, वो स्वीट होता है। ये इन्वर्जन भी है इसमें ना, सेंटेंस को इन्वर्ट कर दिया। ये पूरा सेंटेंस है कि प्लेजर इज स्वीट, आनंद बड़ा मीठा होता है, आफ्टर पेन, बट थोड़ा उल्टा कर दिया क्रम ताकि राइम स्कीम बनी रहे, मीटर बना रहे। स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन, है ना। ये बात किसने कही है? जॉन ड्राइडन ने कही है। और ये कि देखो ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। उसके बाद देखिए स्टेंजा 4 आता है दोस्तों, 7 स्टेंजा है, 3 पढ़ लिया हमने। ये क्या कहता है? अब जब लगा, देखो यहां जब लगा कि अब भाई नशे में चूर हो जाएगा हमारा कौन? अलेक्जेंडर, और वो अब बहुत नशे में चूर है, इसके अलावा वो घमंड में भी है, प्राइड है। अब वो अपने आप को भगवान समझने लगा है, तो उसको थोड़ा नीचे लाने के लिए, दुखी करने के लिए जो स्टेंजा 4 पढ़ेंगे उसमें वो जो किंग डेरियस जिसको उसने हराया, उसका वो गीत गाएगा दोस्तों। देखिए, सूद विथ साउंड, एस एस, ये तो एलिटेशन हो गया। सूद विद साउंड द किंग ग्रीव वेन। जब वो साउंड को सुना, उसके कान में इतना राहत मिली, उसको सूदिंग म्यूजिक था, वो बड़ा अच्छा लगा सुन करके, अपने को गोड देख सुन करके, और बाद में वाइन के इस बखान को सुन करके कि द किंग ग्रीव वेन, किंग जो है वो वेन हो गया, प्राइड हो गया, वो घमंडी हो गया, वो कंसीट हो गया, वेन हो गया। फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, और अब वो इमेजिनेशन में चला गया, और इमेजिनेशन जाकर के वापस जो लड़ाइयां लड़ी उसने, उन वापस लड़ाइयों का ख्याल कर रहा है, वो बैटल्स, वो विक्ट्री, उनके बारे में सोच रहा है जो उसने लड़ाई करी। एंड थ्राइस ही राउटेड ऑल हिज फोर्स, और फिर अपने दुश्मनों को वापस हराने लगा। उस कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में, वो अपने दुश्मनों को वापस हराने लगा, राउटेड यानी डिफीट करने लगा, उनको मारने लगा, अपने फोर्स, एनिमीज को। एंड थ्राइस ही स्लू द स्लेन, बहुत फेमस लाइन है ये भी, एंड थ्राइस ही स्लू द स्लेन। देखो आप, इसके अंदर ना पैराडॉक्स भी है। कैसे आप स्लेन, स्लेन यानी जो मर्डर्ड कर चुके हैं, जिसका आपने कत्ल कर दिया, उसको वापस कैसे मार सकते हैं? बट ही स्लू द स्लेन, उसने मारे हों को भी दोबारा मारा। ही स्लू द स्लेन, है ना। स्लू यानी कत्ल करना, मर्डर करना।
जिसने उसको कत्ल कर चुका उसको फिर बार बार मार रहा है, मारे हुए को मार रहा है, मारे हुए को मार रहा है। वो बहुत वेन घमंडी हो गया है, वाइन के अंदर बहुत ही एग्रेसिव हो गया है और अपने इमेजिनेशन में खो गया और अपने आप को ईश्वर समझने लगा, इनविंसिबल समझने लगा और उसको प्राउड हो गया। और उस प्राउड के अंदर वो अपने दुश्मनों को बार बार मार रहा है, मारे हुए को मार रहा है, हराए को दोबारा हरा रहा है। इस तरह से उसके अंदर बिल्कुल घमंड की भावना आती है। देखो, मार चुका फिर मार रहा है, बार बार मार रहा है, 3 बार मार रहा है, थ्राइस, ठीक है ना, 3 बार उनको मार रहा है। आई होप बातें समझ में आ रही हैं। द मास्टर सो द मैडनेस राइस। मास्टर मतलब यहां पर क्या है? टिमोथियस। टिमोथियस जो मास्टर ऑफ म्यूजिक हैं, वो इस पागलपन को उसके अंदर पैदा होता हुआ देखते हैं। मैडनेस राइज कि भाई अब एलेजेंडर में जो है पागलपन पैदा हो रहा है। हिज ग्लोइंग चीक्स, हिज आर्डेंट आईज, उसके गाल जो है वो चमक रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ग्लो कर रहे हैं गुस्से में, वाइन से और घमंड से। हिज आर्डेंट आईज, उसकी एक्साइटेड आईज हैं, एक्साइटेड आईज, उसकी आंखों में जोश है, उत्साह है। वो आंखें अब ऐसे देख रहा है, वाइल ही हेवन एंड अर्थ डिफाइड, क्या वो न तो हेवन की आज्ञा मानेगा न अर्थ की आज्ञा को मानेगा, उनको डिफाई करेगा, उनको डिसओबे करेगा। अब वो किसी को फॉलो नहीं करेगा। ये बात हमारे टिमोथियस ने देख ली, समझ गया कि यार इसके भाव बदल रहे हैं, तो चेंज इज हैंड। अब वो अपने हैंड को चेंज करना चाहता है। हैंड यानी यहाँ पर म्यूजिक है, जो उसकी फ्लाइंग फिंगर्स हैं, अब उनसे दूसरा म्यूजिक वो निकालेगा, ठीक है ना। चेंज इज हैंड, हैंड यहाँ पे देखो मेटानोमी के रूप में यूज हुआ है और हैंड यानी यहां पर है म्यूजिक, प्लेड बाय फिंगर्स, प्लेड बाय हैंड्स। वो अपने हैंड को चेंज करता है, मतलब वो ट्यून को चेंज करता है। ही चेंज द ट्यून, अब वो धुन बदलता है। चेक्ड हिज प्राइड, और उसके घमंड को रोकने की कोशिश करता है। किसके घमंड को रोकने की कोशिश करता है? एलेजेंडर के घमंड को रोकने की कोशिश। चेक यानी रोकना, कंट्रोल करना, चेक्ड, कंट्रोल, तो कंट्रोल किया उसने। अब कैसे किया? He chose a mournful muse, इस बार उसने एक सोरोफुल गीत गाया। म्यूज यानी म्यूजिक, सोरोफुल म्यूजिक वो बजाता है। और सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज, सॉफ्ट, एक सॉफ्ट दया की भावना, पिटी दया उसके मन में भरता है। इन्फ्यूज यानी कि उसके अंदर जो है इन्वॉक करता है या इवॉक करता है, पैदा करता है, स्टिर करता है, उसमें दया की भावना झकझोर देता है। ही संग डेरियस, डेरियस द ग्रेट, जो 331 बीसी में मारा गया था इस लड़ाई के अंदर, उसका गीत गाता है। डेरियस, डेरियस का जिक्र होता है, ये फिर एक अल्यूजन है। डेरियस जो था ये किंग ऑफ पर्सिया था, किंग ऑफ पर्सिया, और ही वॉज डायड इन 331 बीसी, 331 बीसी में जो है इसकी मौत हो गई थी। ही वॉज ग्रेट एंड गुड, उसके लिए कहा गया है कि वो ग्रेट है, गुड है, जी और जी एलिटेशन भी है। ग्रेट एंड गुड किसके लिए कहा गया है दोस्तों? ये किंग डेरियस थर्ड के लिए कहा गया है, जिसको एलेजेंडर ने लड़ाई में हराया था। ये अब युद्ध के मैदान में अकेला पड़ा हुआ है। टू सीवियर अ फेट, इसकी किस्मत देखो कितनी खराब है। फेट यानी किस्मत, लक, इसका लक बहुत ही बैड है, सीवियर है। जो इतनी शानो शौकत के साथ रह रहा था, पर्शिया का राजा था, उसको देखो 1 मिनट में हरा करके जो है जमीन पर ले आया एलेक्जेंडर। फॉलन 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 फॉलन, रिपीटिशन देखो आप, फुल रिपीटिशन हो रहा है, फॉलन फॉलन फॉलन। बहुत फेमस लाइन है ये जॉन ड्राइडन की। फॉलन 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 फॉलन, फॉलन फ्रॉम हिज हाई स्टेट। क्या गजब की हाई स्टेट पर था, बिल्कुल पर्शिया, ईरान का बहुत बड़ा, फारस का बहुत बड़ा राजा था, और देखो कैसे वो धूल चाट रहा है युद्ध के मैदान में। फॉलन 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 फ्रॉम हिज हाई स्टेट एंड वेल्टरिंग इन हिज ब्लड, और अपने खून में सना हुआ वहां पड़ा हुआ है। वेल्टरिंग इन हिज ब्लड, अपने खून में सना हुआ वहां पड़ा हुआ है। वेल्टरिंग यानी कवर्ड, कवर्ड इन हिज ब्लड, अपने खून में लथपथ वहां मैदान में पड़ा हुआ है। ये गीत गाया जा रहा है। डेजर्टेड एट हिज अटमोस्ट नीड बाय दोज हिज फॉर्मर बाउंटी फेड, और वहां ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि बाउंटी फेड, जो उसके दोस्त थे जिनको उसने खिलाया पिलाया, उसके जो रिश्तेदार थे,
उसके जो सैनिक थे वो सब छोड़ के चले गए, डेजर्टेड, है ना, डेजर्टेड यानी अबंडन, उसको छोड़ गए, उसको अबंडन छोड़ के चले गए। हिज अटमोस्ट नीड, जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी दोस्तों की, अपने साथ वालों की, जिनको उसने पहले फॉर्मर प्रीवियस टाइम में बाउंटी फेड, खूब खिलाया पिलाया था, खूब ऐसे जॉब दी थी, पैसा दिया था, धन दौलत दी थी, खिलाया पिलाया था, उनको पाला पोसा था, वो सब छोड़ के चले गए। देखो दुनिया में क्या हो जाता है, ये कहीं ना कहीं डर अब अलेक्जेंडर को भी लगने लगा है। वो सोचने लगा है कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मुझे भी होता है, मेरे सारे दोस्त परिवार रिश्तेदार छोड़ के चले जाएं एक दिन। ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज्ड ही लाइज, और देखो किस तरह से बेयर अर्थ पर वहां लेटा हुआ है, न कोई फूल बिछाए गए, न उसके लिए खड्डा खोदा गया, न उसको प्रॉपर तरीके से दफनाया गया। बेयर अर्थ पर वो ऐसे लेटा हुआ है, विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आईज, कोई उसका दोस्त नहीं है जो उसकी आंखों को वहां बंद करने के लिए आ जाए। नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आईज, उसकी आंखों को बंद करने वाला कोई दोस्त वहां पर नहीं है। विद डाउनकास्ट लुक्स द जोयलेस विक्टर सेट, और यहां पर अब जो है अलेक्जेंडर भी जो है वो नीचे गर्दन करके उसको देख रहा है, जोयलेस विक्टर सेट। अब ये जो विक्टर है, योद्धा, जिसको खुशी होनी चाहिए थी, वो अब जॉयलेस है। आयरनी देखो आप, आयरनी है, जिसको उसने मारा उसी के दुख में वो दुखी हो रहा है। और जॉयलेस तो विक्टर है हमारा अलेक्जेंडर, जॉयलेस विक्टर किसके लिए हुआ है, अलेक्जेंडर के लिए। वो वहां बैठा हुआ है डाउनकास्ट, नीचे गर्दन करके, रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर सोल, और रिवॉल्विंग यानी चिंतन कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है, इन इज ऑल्टर सोल, अपने इस ऑल्टर सोल के अंदर। ऑल्टर सोल यानी कि भाई देखो अब क्या परिस्थितियां बदल गई, ऑल्टर यानी चेंज्ड, सोल यानी फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स बदल गई हैं। अब जो प्राइड हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था, हैप्पी हो रहा था, अब वो थोड़ा सा उसके मन में पिटी फीलिंग्स आ गई हैं, सोरोफुल फीलिंग्स आ गई हैं। The various turns of chance below, है ना, the various turns of chance below, and now and then a sigh he stole, and tears began to flow. Various turns of chance below, देखो हमारे यहाँ कई तरह के मौके होते हैं, कभी हम ऊंचाई पर होते हैं तो कभी हम नीचे होते हैं, कभी हम अर्श पर होते हैं तो कभी फर्श पे गिर जाते हैं, दिमाग उसके मन में आ जाती है। एंड नाउ एंड देन, और अकेजनली, कभी कभी उसके मन में ये ख्याल आता है, साई ही स्टॉल, उसके, हाँ, साई स्टॉल, साई स्टॉल यानी वो आहें भरने लगता है, साई स्टॉल, एंड टीयर्स बिगेन टू फ्लो, उसको मतलब दुख होने लगता है बहुत ज्यादा, एंड टीयर्स ही बिगेन टू ब्लो, उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, वो रोने लगता है, ठीक है ना, उसको बहुत ज्यादा दुख यहाँ पर फिर होता है, और यहाँ पर ही वीप्स। तो देखो किस तरह से म्यूजिक जो है वो आपके अंदर अलग अलग फीलिंग पैदा कर सकता है, कभी वो आपको प्राइड कर सकता है, कभी खुश कर सकता है, और कभी आपको रुला भी सकता है। तो म्यूजिक कैन स्विंग योर मूड्स, आपके मूड्स को वो स्विंग कर सकता है, ये बताया गया है। अगले पार्ट में दोस्तों इसके हम जो बचे हुए 3 स्टेंजाज हैं उनको हम पढ़ेंगे, वो अगले पार्ट में होंगे। फॉर टुडे इट्स इनफ आई थिंक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, चाओ।